हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या प्रोसेस बताया गया है स्टार्टअप इंडिया में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए, क्या स्टेजेस और रिक्वायरमेंट्स हैं अपना बिजनेस स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करवाने के लिए, और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप अब सोच रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो गाइज, आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आ सके। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उठाया गया है, जिसमें स्टार्टअप कल्चर और इनोवेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज एन एंटरप्रेन्योर अपना काम स्टार्ट कर सकें, उस पर फोकस किया गया है। स्टार्टअप इंडिया भारत में सबसे पहले जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप इंडिया में टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पे फोकस किया गया है। इसमें फोकस किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज एन एंटरप्रेन्योर अपना काम स्टार्ट कर सकें और अपने बिजनेस को एज अ स्टार्टअप इसके अंडर रजिस्टर करवा सकें और वो बेनिफिट्स ले सकें और बिजनेस आसानी से कर सकें। अब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करवाने के लिए। नंबर 1, आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो रजिस्टर होना चाहिए या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या एलएलपी में, या पार्टनरशिप फर्म में। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, और जो पार्टनरशिप फर्म है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर होनी चाहिए। काफ़ी ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स होंगी जिनके पास सिर्फ डीड होगी, वो स्टार्टअप इंडिया में एलिजिबल नहीं करते। तो सबसे पहले अपनी पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाएं तो ही आप स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल करते हैं। नंबर 2, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं वो नया होना चाहिए या वो इनोवेटिव होना चाहिए। अगर सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अवेलेबल है तो आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। नंबर 3, आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो एक नया बिजनेस होना चाहिए, एक नई कंपनी, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के द्वारा स्प्लिट ना की हो या रिकंस्ट्रक्ट ना की हो। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आपने रिकंस्ट्रक्ट किया है या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को स्प्लिट करके दो कंपनीज में बना दिया है तो आप स्टार्टअप इंडिया में एलिजिबल नहीं करते। आपका जो बिजनेस है वो नया रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। नंबर 4, आपका जो बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ है वो 15 फेब 2011 के बाद का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके पहले के जो भी रजिस्ट्रेशंस हैं, जो भी बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, वो स्टार्टअप इंडिया में एलिजिबल नहीं करते। नेक्स्ट, आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम होना चाहिए तो ही आप स्टार्टअप इंडिया में एलिजिबल करते हैं। जिन बिजनेस एंटिटीज़ की एनुअल टर्नओवर जो कि 25 करोड़ से ज़्यादा है वो स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं करते। नंबर 6, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं सेल करने के लिए, वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए और वो डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, जो कि भारत की डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा योगदान दे वो प्रोडक्ट। और वो जो प्रोसेस या सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, उसमें हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए तो ही आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो सकते हैं। नंबर 7, आपको डीआईपीपी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा तो ही आप स्टार्टअप इंडिया में एलिजिबल करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन आपकी एप्लीकेशन के बेस पे आपकी एप्लीकेशन को स्टडी करेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन वैलिड है तो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, और उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आपका जो बिजनेस है वो स्टार्टअप इंडिया के अंडर रजिस्टर हो चुका है और आप एज अ स्टार्टअप अपना बिजनेस चला सकते हैं और वो स्टार्टअप इंडिया के सारे बेनिफिट ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्टअप इंडिया एंटिटीज़ के लिए बताए गए हैं। तो गाइज, ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब स्टार्टअप के कुछ स्टेजेस हैं। नंबर 1, आइडिया जनरेशन। सबसे पहले आप एक आइडिया जनरेट करें कि क्या प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं या क्या सर्विस आप सेल करना चाह रहे हैं। नंबर 2, जो आपने आइडिया जनरेट किया है उसको वैलिडेट करें। वैलिडेट मीन्स आपका आइडिया में क्या कमियां हैं या क्या आपके एडवांटेजेस हैं उसमें, या क्या प्लस या क्या माइनस पॉइंट्स हैं, उसके बारे में एक अच्छा खासा आप स्टडी करें और एक अपने आइडिया को वैलिडेट करें अच्छे तरीके से। नंबर 3, वैलिडेट करने के बाद एक आप इनिशियल रेवेन्यू जनरेट करें।
इनिशियल रेवेन्यू आप अपने जो टारगेट ऑडियंस हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको ऑफर करें सेल करने के लिए और एक इनिशियल रेवेन्यू अर्न करें। नंबर 4, जनरेटिंग सस्टेनेबल इनकम। आपने अपना आइडिया जनरेट कर लिया, वैलिडेट कर लिया, उसके बाद आपने एक इनिशियल रेवेन्यू जनरेट कर लिया, उसके बाद आप एक कांस्टेंट रेवेन्यू अर्न करें कुछ फिक्स टाइम पीरियड तक। सस्टेनेबल इनकम अर्न करें जो कि बेस रहेगा आपका स्टार्टअप इंडिया के एप्लीकेशन लगाने में। तो ये स्टेजेस हैं स्टार्टअप के अंडर। अब इसके अलावा बिजनेस के पास कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो कि स्टार्टअप इंडिया के लिए मैंडेटरी हैं। बेसिकली 3 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं स्टार्टअप इंडिया की तरफ से जो कि बिजनेस के पास होने चाहिए। उन तीनों में से कोई एक फीचर भी अगर बिजनेस के पास है तो वो स्टार्टअप इंडिया में एलिजिबल कर सकता है। नंबर 1, न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए या इनोवेटिव प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नया होना चाहिए, मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, या जो प्रोडक्ट आप या सर्विस सेल कर रहे हैं वो एक इनोवेटिव होना चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, तो ही आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा या तो आपका जो बिजनेस है वो एक हाई वॉल्यूम ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता हो, आपका जो बिजनेस है वो बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहा है सिटीजन्स को, तो ही आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करता हो, एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता हो या वेल्थ क्रिएट करता हो आपका बिजनेस, जो यहाँ आपका जो प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं, तो आप स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बेसिकली इन तीनों चीज़ों में से, तीनों पॉइंट्स में से कोई एक अगर बिजनेस के पास है तो वो स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल कर सकता है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट है अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर करवाना है। नंबर 1, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। आपने अपना बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर करवाया है तो आपके पास एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा। वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ लगेगा। नंबर 2, बिजनेस प्रोफाइल। आपने एक अपना अट्रैक्टिव बिजनेस प्रोफाइल बनाना है जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आपका प्रोडक्ट कैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन है या इनोवेटिव है, या आपका बिजनेस कितनी एनुअल टर्नओवर पे काम कर रहा है और क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कितनी वेल्थ क्रिएट करने की रेशो है। ये सारी चीज़ें आपने अपने बिजनेस प्रोफाइल में डालनी है और एक और अच्छा खासा बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है। नंबर 3, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। आपके जो पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या कंपनीज के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फाइल के साथ। नंबर 4, एक बहुत ही मेजर पॉइंट और क्रूशियल पॉइंट है जो कि एविडेंस ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस है। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो कि आप बता रहे हैं कि इनोवेटिव है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो ही आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिलेगी। अगर आप एविडेंस नहीं दे रहे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। तो ये एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है, बिना एविडेंस के आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। तो गाइज ये तो थे डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं स्टार्टअप इंडिया की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं स्टार्टअप इंडिया की रजिस्ट्रेशन के लिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।